नमस्कार, एपीएस 95 के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो महज सूचना नहीं बल्कि देश के करोड़ों ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए एक नई सुबह का संदेश है। यह उन लंबे संघर्षों का परिणाम है, उन सालों की प्रतीक्षा का फल है जब न्याय के लिए सड़कों से लेकर संसद और फिर सर्वोच्च न्यायालय तक गुहार लगाई गई। एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय जो पेंशन भोगियों के जीवन में सम्मान और सुरक्षा का नया अध्याय जोड़ेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी पेंशन वृद्धि की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। यह कोई साधारण फैसला नहीं, बल्कि यह उन लाखों बुजुर्गों की जीत है जिन्होंने अपनी जवानी देश की सेवा में समर्पित कर दी। लेकिन इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी को समझना थोड़ा जटिल है, क्योंकि सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इसे एक सरल लेकिन प्रभावी खाके में ढाला है। इस नई व्यवस्था में आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितने साल तक अपनी सेवाएं दी और आपका योगदान कितना रहा। यह पूरा फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस युगांतरकारी निर्णय पर आधारित है जिसकी बागडोर जस्टिस यू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की 3 सदस्य पीठ ने संभाली थी। इस पीठ ने न केवल पेंशन भोगियों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला दिया, बल्कि भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा भी तय कर दी है। तो आखिर क्या है यह फैसला? क्या आपकी पेंशन वाकई अरब असर 500 हो गई है? और वे कौन सी श्रेणियां हैं जिनके आधार पर आपकी नई पेंशन की गणना की जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपसे अनुरोध है कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनें। यह आपके आर्थिक भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे बीच में छोड़ना या आगे पीछे करके देखना आपको सही जानकारी से वंचित कर सकता है। एक लंबी कानूनी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक हस्तक्षेप। आइए सबसे पहले उस कानूनी लड़ाई की गहराई को समझते हैं जिसने इस बड़े बदलाव की नींव रखी। यह कोई एक दिन का संघर्ष नहीं, बल्कि यह वर्षों की लंबी लड़ाई, दर्जनों याचिकाओं और कड़ी अदालती बहसों का नतीजा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 4 नवंबर 2022 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन भोगियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया। उस फैसले ने आरएस से 15,000 की वेतन सीमा, जो आपकी पेंशन गणना को सीमित करती थी, को असंवैधानिक घोषित करते हुए समाप्त कर दिया। यह निर्णय 77 अलग अलग याचिकाओं का परिणाम था जिन्होंने मिलकर ईपीएफओ की नीतियों को चुनौती दी थी। लेकिन उस फैसले के बाद भी भ्रम की स्थिति बनी रही। ईपीएफओ ने कई सर्कुलर जारी किए जिससे पेंशन भोगियों के बीच यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का लाभ कैसे और कब मिलेगा। इसी भ्रम और देरी के कारण सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से याचिकाओं का अंबार लग गया। धीरे धीरे लगभग 40 नई याचिकाएं सर्वोच्च अदालत के समक्ष दायर की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री डीवाई चंद्रचूड़ ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि पिछला फैसला भी 3 जजों की पीठ ने सुनाया था, इसीलिए इन 40 नई याचिकाओं की सुनवाई के लिए भी 3 न्यायाधीशों की एक नई पीठ का गठन करना अनिवार्य है। इसी आदेश के तहत जस्टिस यू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की एक शक्तिशाली पीठ का गठन किया गया। इस पीठ ने मामले को अभूतपूर्व गंभीरता से लिया और लगातार 7 दिनों तक मैराथन सुनवाई चली। इसमें पेंशन भोगियों, सरकार और ईपीएफओ तीनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। 7 दिनों की गहन सुनवाई के बाद पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे संसद के मानसून सत्र के समाप्त होने के बाद अब सामने लाया गया है। समानता का अधिकार, भेदभाव की नीति समाप्त। इस नए फैसले का सबसे क्रांतिकारी पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भेदभाव की नीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेंशन भोगियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता। कोई कर्मचारी 2004 से पहले रिटायर हुआ हो या 2014 के बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशन लाभों में भेदभाव करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इस भेदभावपूर्ण नीति को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सरकार और ईपीएफओ को एक कड़ी हिदायत दी है और एक नोटिस भी जारी किया है।
जिसमें कहा गया है कि सभी पेंशन भोगियों को जल्द से जल्द एक समान और सम्मानजनक पेंशन देने का प्रावधान किया जाए। हालांकि सरकार इस नोटिस पर कब तक कार्यवाही करेगी और नई व्यवस्था कब से पूरी तरह लागू होगी, इसकी कोई निश्चित समय सीमा अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों पेंशन भोगियों के पक्ष में एक मजबूत और स्पष्ट जनादेश दे दिया है। नई पेंशन का खाका, किसे कितनी मिलेगी पेंशन? अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब हर पेंशन भोगी जानना चाहता है। आखिर मेरे बैंक खाते में कितनी पेंशन आएगी? जैसा कि हमने बताया, आपकी पेंशन को आपके योगदान के वर्षों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम एक एक करके इन श्रेणियों को समझते हैं। पहली श्रेणी 10 वर्ष या उससे कम की सेवा। सबसे पहले उन पेंशन भोगियों की बात करते हैं जिन्होंने कर्मचारी पेंशन योजना 70 के तहत 10 साल या उससे कुछ कम अवधि के लिए अपना योगदान दिया है। यह वह श्रेणी है जिसमें पेंशन भोगियों की संख्या काफी बड़ी है। मौजूदा RS 15,000 की वेतन सीमा के आधार पर की गई गणना के अनुसार अगर आपने 10 साल तक का योगदान दिया है तो आपको औसतन RS 118 की मासिक पेंशन प्राप्त होगी। यह न्यूनतम पेंशन स्लैब है जो उन लोगों के लिए है जिनकी सेवा अवधि सबसे कम रही है। यह मौजूदा व्यवस्था में एक मामूली लेकिन महत्वपूर्ण सुधार है। दूसरी श्रेणी 15 से 25 वर्ष की सेवा। अब हम उस वर्ग की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यानी 15 से 25 साल के बीच नौकरी में बिताया है और लगातार EPS में योगदान दिया है। इस श्रेणी के लिए पेंशन की गणना एक स्पेक्ट्रम में की गई है। यदि आपकी पेंशन योग्य सेवा ठीक 15 वर्ष है तो आपको RS 3 उसी पार की मासिक पेंशन मिलेगी। यदि आपने 20 वर्षों तक योगदान दिया है तो आपकी पेंशन बढ़कर RS 574 हो जाएगी, और अगर आपने 25 वर्षों की लंबी सेवा पूरी की है तो आपकी मासिक पेंशन RS 566 होगी। इसे और सरल भाषा में समझें तो इस श्रेणी के लिए एक औसत पेंशन लगभग RS प्राप्त 500 के आसपास बनती है, बशर्ते आपने 20 साल की सेवा पूरी की हो और आपका योगदान RS 15,000 की वेतन सीमा के आधार पर काटा गया हो। यह उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है जो अभी बहुत कम पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। तीसरी श्रेणी 30 से 35 वर्ष की लंबी सेवा और R शताब्द का सपना। अब बात करते हैं उस मांग की जो EPS 70 आंदोलन का मुख्य नारा रही है, R शताब्द प्लस महंगाई भत्ता DA। क्या यह मांग पूरी हुई है? इसका जवाब है हाँ, यह मांग पूरी हुई है, लेकिन यह लाभ सार्वभौमिक नहीं है। यह लाभ उन समर्पित कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया गया है जिन्होंने अपने जीवन के 3 दशक से भी अधिक समय तक सेवा की है। जिन पेंशन भोगियों ने 30 वर्षों तक लगातार योगदान दिया है उनकी पेंशन को बढ़ाकर लगभग 800 पाई सेबसा 50 कर दिया गया है, और वे पेंशन भोगी जिन्होंने 35 साल या उससे अधिक की मैराथन सेवा पूरी की है वे ही उस प्रतिष्ठित आंकड़े को छू पाएंगे। जी हां, 35 साल की सेवा पूरी करने वाले पेंशन भोगियों को आर्य सेवा 2800 की मूल पेंशन के साथ उस पर लागू महंगाई भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। तो यह स्पष्ट है कि आर्य सेवा सिंधु प्लस DA का लाभ हर किसी को नहीं मिलेगा। यह एक पुरस्कार है, एक सम्मान है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी कामकाजी जिंदगी एक ही व्यवस्था के तहत योगदान करते हुए बिताई है। सरकार और EPFO के सर्कुलर में इस बात को साफ तौर पर रेखांकित किया गया है। चौथी और अंतिम श्रेणी, हायर पेंशन का विकल्प चुनने वालों के लिए बम्पर बोनस। और अंत में हम उस श्रेणी की बात करते हैं जो पेंशन प्रणाली में एक वास्तविक क्रांति लाने वाली है। यह उन दूरदर्शी कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने समय रहते हायर पेंशन यानी अपनी वास्तविक पूरी तनख्वाह पर पेंशन योगदान देने के विकल्प को चुना था। यदि आपने यह विकल्प चुना था तो आपके लिए पेंशन की गणना का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा और यह आपको पुरानी पेंशन योजना OPS के करीब ले आएगा। इस श्रेणी में आपकी पेंशन RS 15,000 की किसी सीमा से बंध ही नहीं होगी, बल्कि इसकी गणना आपकी अंतिम आहरित वेतन लास्ट ड्रॉन सैलरी के आधार पर की जाएगी। सीधा सा फार्मूला है, आपकी अंतिम सैलरी का लगभग आधा हिस्सा आपकी पेंशन होगी। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए सेवानिवृत्ति के समय आपका मासिक वेतन आज 25,000 था। इस नई व्यवस्था के तहत आपको आज 15,000 की मासिक पेंशन मिलेगी।
अगर आपका अंतिम वेतन आज 500 प्रतिमाह था तो आपकी पेंशन सीधे आज 25,000 प्रतिमाह होगी। और अगर आप एक उच्च वेतन भोगी कर्मचारी थे और आपका अंतिम वेतन 8,000 प्रतिमाह था तो आपको RSTC 500 की एक बहुत ही सम्मानजनक मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। ये एक गेम चेंजर है। ये उन लोगों को पुरस्कृत करता है जिन्होंने उच्च योगदान का जोखिम उठाया और अब उन्हें उसका फल एक सुरक्षित और सम्मानजनक बुढ़ापे के रूप में मिलेगा। आगे का रास्ता इंतजार और उम्मीद तो दोस्तों यह है वह विस्तृत खा जिसके आधार पर आपकी नई पेंशन तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, पेंशन की श्रेणियों का निर्धारण हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, यह लागू कब से होगा? यह 4 श्रेणियों वाली पेंशन व्यवस्था आपके बैंक खातों में कब से दिखनी शुरू होगी? इसका जवाब पूरी तरह से सरकार और EPFO की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन अब गेंद सरकार के पाले में है। उन्हें एक आधिकारिक और विस्तृत सर्कुलर जारी करना होगा जिसमें इन सभी नियमों और गणनाओं को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा और एक निश्चित तारीख की घोषणा की जाएगी। जब से यह नई पेंशन प्रणाली प्रभावी होगी, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार करोड़ों बुजुर्ग पेंशन भोगियों की पीड़ा को समझेगी और इस प्रक्रिया में और अधिक देरी नहीं करेगी। जैसे ही इस विषय पर सरकार या EPFO की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा होती है, कोई भी नया सर्कुलर जारी किया जाता है या कोई भी बड़ी खबर सामने आती है, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देने का वादा करते हैं। इसलिए आपसे एक बार फिर निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस चैनल APS 95 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि EPS 70 पेंशन से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। यह जानकारी हर उस पेंशन भोगी तक पहुंचाना हमारा सामूहिक कर्तव्य है जो अपने हक के लिए सालों से इंतजार कर रहा है। आज के इस विशेष बुलेटिन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।